नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड कोई आइडिया पहले ये टर्म सुना हुआ कहीं? नहीं, ठीक। सिंकिंग फंड देखो बहुत ही सिंपल सा आइडिया है। सिंकिंग फंड का मतलब होता है बहुत सारा ऐसा फ्यूचर का खर्चा होता है जो हमको पहले से पता है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग का ग्रेजुएशन स्टार्ट कौन से साल में होगा, मतलब आप अपने उम्र से कौन से साल में आपका ग्रेजुएशन बिगिन हो जाएगा। अभी कितना उम्र है आप लोग? 17-18 के आसपास। तो 19 में आपका ग्रेजुएशन किया, 17 में या 18 में आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट हो जाएगा। पैदा लिए हुए कितना टाइम हो गया आप लोग? 18 साल के आसपास। अब सपोज करो कि आपके फैमिली में एक ट्रेडिशन है कि हर कोई मानो कि अंडर ग्रेजुएट पढ़ने के लिए बाहर ही जाते हैं, इंडिया में नहीं पढ़ते। तो जिस दिन आपका जन्म हुआ उसी दिन आपके मम्मी पापा को पता था कि ये जाएगा, और उस टाइम पर हमको मान लो कि 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ हमारा खर्चा होने में। अब 1 करोड़ रुपया ऑन एनी गिवन डे कहीं से भी आपके पास में आ जाए ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो क्या करेंगे फिर? इसके प्लान करेंगे पहले से। 18 साल का टाइम है, 18 साल के एंड में हमको 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो उस टाइप के सिचुएशन को, उस टाइप का आइडिया को बेसिकली बोला जाता है सिंकिंग। ऐसा कोई फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन जो मेरे को पहले से पता है कि मुझे आज नहीं तो कल उसको फेस करना ही है। एग्जैक्ट टाइम स्टैम्प हो सकता है कि ना भी पता रहे, लेकिन मोटा मोटा मुझे पता है कि ये तो 10 साल के बाद चाहिए, ये 11 साल के बाद चाहिए। तो 11 साल का टाइम ड्यूरेशन है मेरे पास में। उसके बाद में आज से अगर मैं मार्केट में मानो कि पैसा लगाना स्टार्ट करूं, आज मेरे पैसे पे मुझे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा वो भी पता है हमको। तो हमको फाइनल गोल पता है कितना रुपया चाहिए। हम आज अगर अपना पैसा मार्केट में डालते हैं तो कितना रुपए से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो हमको पता है। उस तरीके से वी कैन प्लान इट आउट कि महीना महीना हम कितना रुपए इन्वेस्ट करें एक सर्टेन गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। और वो जो सेविंग्स का तरीका है ना आपका, वो जरूरी नहीं कि महीना महीना के ही फॉर्मेट में हो। वो महीना महीना के फॉर्मेट में भी हो सकता है, क्वार्टरली फॉर्मेट में भी हो सकता है, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली फॉर्मेट में भी हो सकता है, और वो एनुअल फॉर्मेट में भी हो सकता है। जिस किसी भी फॉर्मेट में आप लेना चाहो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। आपको फाइनल गोल पता है कि इतना रुपया चाहिए, आपको टाइम पता है कि आपके पास में इतना ओवरऑल टाइम है, और आप आज अगर अपना पैसा मार्केट में डालते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा ये भी आपको पता। तो इन सबको अप्लाई करके एक फॉर्मूला है जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि महीना महीना या हाफ ईयरली या क्वार्टरली या एनुअली के फॉर्मेट में जैसे भी आप सेव करना चाहो आपको कितना कितना करके सेव करना है, सो दैट कि एट द एंड ऑफ द टोटल पीरियड, एट द एंड ऑफ द टोटल टर्म, जो आपका फाइनेंशियल गोल था उतना आपको मिल जाए। मान लो कि 10 साल के बाद में आपको 25 लाख रुपया चाहिए, और आज सपोज करो कि आपको पता है कि 7% से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा मार्केट में अगर आप पैसा डालते। तो 25 लाख 10 साल में रीच करने के लिए आपको मंथली फॉर्मेट में कितना इन्वेस्ट करना है, या क्वार्टरली फॉर्मेट में कितना इन्वेस्ट करना है, या मान लो कि सेमी एनुअली या एनुअली फॉर्मेट में कितना इन्वेस्ट करना है, ठीक है ना। वो चीज आप कैलकुलेट कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ वन फॉर्मूला। और इसी टाइप के सिचुएशन को ओवरऑल बोला जाता है सिंकिंग फंड। मतलब इस टाइप से अगर मैं कोई इन्वेस्टमेंट करूं कि ये मेरा फाइनेंशियल गोल है उसको दिमाग में रख के, और फिर मैं महीना महीना या क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअल फॉर्मेट में जो भी इन्वेस्ट करूं, उस इन्वेस्टमेंट के फॉर्मेट को बेसिकली क्या बोला जाएगा? सिंकिंग फंड। क्लियर है मेरे ख्याल में? बाकी फॉर्मूला वगैरह दिखाऊंगा, एक बार इसको भी रीड कर लो। सिंकिंग फंड इज एन एन्युटी। एन्युटी मतलब कुछ नहीं, कंटिन्यूअस पेमेंट created for accumulating money over a period of time which can be used for paying off a loan or for replacement of some asset or to meet some other financial obligation at some future designated date by paying through regular equal payments at compound interest। ये और बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। मान लो कि आप गाड़ी खरीदते हैं, अब गाड़ी आजीवन तो चलेगा नहीं, 10 साल 15 साल में उसको चेंज करना है। ये सपोज करो कि आपका फैक्ट्री है, एक मशीन आपने एक बार डाल ली है, उस मशीन का अपना एक यूजफुल लाइफ होगा कि 5 साल या 7 साल या 10 साल में वो खराब होना ही है। तो 10 साल के बाद में ऐसा नहीं कि मशीन खराब होगी तो फैक्ट्री आप बंद कर दोगे, फिर आप नया मशीन लाओगे और नया मशीन लाके फिर आप फैक्ट्री कंटिन्यू करोगे। तो जब आपको पता है कि 10 साल में मशीन खराब हो जाता है तो थोड़ा थोड़ा पैसा करके आप शुरू से ही मतलब कि नए मशीन के लिए सेव करना स्टार्ट कर दो। 10 साल के बाद में जब टाइम आएगा तो नया मशीन खरीद के ले आना। तो इन सब टाइप का कोई भी मतलब सेविंग्स अगर आप करते हो इस वाले फॉर्मेट को दिमाग में रख के, तो उस फॉर्मेट पे क्या बोला जाएगा? सिंकिंग। क्लियर है मेरे ख्याल में? सेविंग्स के जो पैसा आप डालोगे वो आप दो जगह पे डाल सकते हो। जैसे मान लो कि आपने सोचा कि मेरे को एनुअल फॉर्मेट में करना है कि मैं ईयरली पेमेंट करूंगा जो भी करूं, तो पेमेंट आप बिगिनिंग ऑफ द ईयर में भी कर सकते हो, एंड ऑफ द ईयर में भी कर सकते हो। अगर आप एंड ऑफ द ईयर में करते हो या एंड ऑफ द पीरियड में करते हो, उसको दिमाग में आप रिलेट करना पोस्टपेड सिचुएशन से, कि पोस्टपेड का बिल हम पहले यूज करते हैं और फिर पेमेंट करते हैं। और अगर आप ईयर के बिगिनिंग में या मंथ के बिगिनिंग में पे करते हो तो उसको आप किससे एसोसिएट करोगे? प्रीपेड फॉर्मेट्स। क्लियर है मेरे ख्याल में? दोनों फॉर्मेट के लिए दो अलग अलग फॉर्मूला हो। उसके बाद कुछ नोमेनक्लेचर है, कुछ लेटर्स है, उनका मीनिंग हमको पता होना चाहिए। एक लेटर हम फॉर्मूला में यूज करेंगे कैपिटल ई। ए का मतलब होगा कि फाइनेंशियल फाइनल गोल जो आपका है,
जो फाइनल टारगेट है आपका कि मेरे को इस अमाउंट पे रीच करना है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इस। क्लियर मेरे ख्याल में? उसके बाद में एक लेटर हम फॉर्मूला में यूज करेंगे आर। आर का मतलब है कि कंटिन्यूअसली आप कितना कितना करके पे कर रहे हो, चाहे मंथली फॉर्मेट हो, चाहे क्वार्टरली, चाहे हाफ ईयरली, चाहे एनुअली, ठीक है। बट जो रेगुलर पेमेंट आप करोगे उसके वैल्यू को हम बोलेंगे आर। क्लियर मेरे ख्याल में? उसके बाद में एक सिंबल यूज होगा के का मतलब होगा नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग 1 ईयर। के का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट्स मेड ड्यूरिंग 1 ईयर। अगर ईयरली फॉर्मेट में करते हो तो के का वैल्यू 1, हाफ ईयरली फॉर्मेट में, क्वार्टरली फॉर्मेट में, मंथली फॉर्मेट में 12। क्लियर है मेरे ख्याल में? उसके बाद में एक सिंबल हम यूज करेंगे आर। आर मतलब हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमको मिल रहा है। फिर उसके बाद में एक सिंबल यूज करेंगे हम आई। ठीक है, आई का मीनिंग होगा आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100। ये आई का मीनिंग होगा आर डिवाइडेड बाई के इंटू 100। उसके बाद में एक और सिंबल हम यूज करेंगे एन। एन का मतलब होगा के इंटू टी। टी का मतलब होगा टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ ईयर्स। 10 साल करना है, 5 साल करना है, 2 साल करना है, तो टी का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ ईयर्स। और के का मतलब तो आप जानते ही कि कौन सा फॉर्मेट में आप काम करोगे, या 1 साल के पीरियड में आप कितने बार पेमेंट करोगे, उसके बेसिस पर के का वैल्यू हम चूज करें। ठीक है, बाकी 2 फॉर्मूला है, दिखा देता हूं एक एक करके। एक देखो ये वाला, ए इज इक्वल्स टू आर टाइम्स ऑफ 1 प्लस आई टू द पावर एन माइनस 1 अपॉन आई। और ये वाला है, आप दिमाग में रखना, पोस्टपेड वाला सिचुएशन, कि जब भी पोस्टपेड वाले सिचुएशन का कोई भी क्वेश्चन होगा तो हम ये वाला यूज करेंगे। एक बार फिर से बता दो, ए का मतलब अमाउंट एक्यूमुलेटेड एट द एंड, फाइनल वैल्यू जितना आपको चाहिए। आर का मतलब पीरियोडिक पेमेंट, ये बार बार जो आप पेमेंट करते रहेंगे वो वाला चीज। आई का मतलब आर अपॉन के इंटू 100, जहां पे आर का मतलब क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट। के का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पेमेंट मेड इन 1 ईयर। एन का मतलब क्या हो जाएगा, के इंटू टी, जहां पर टी का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स। ये वाला पेज एज इट इज कॉपी कर लो आप। अब हो गया होगा। देखो अगला एक और फॉर्मूला देखो, इसमें आप लिखना प्रीपेड, और इसमें ना सिर्फ आप फॉर्मूला ही कॉपी करो, बाकी सारा सिंबल का मीनिंग सेम ही है। तो ये डिटेल्स कॉपी नहीं करना है आपको, सिर्फ ये फॉर्मूला कॉपी कर लो कि प्रीपेड में ये वाला चाहिए। इसमें एक 1 प्लस आई का फैक्टर एक्स्ट्रा है। देखो आगे देखो, हो गया यहां तक सब कुछ। ये है आपका पहला सवाल, करो गो थ्रू करो। इसमें वैल्यूज थोड़ा आइडेंटिफाई करके बताना। अ फर्म एंटिसिपेट्स एन एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 50 लाख, अच्छा नहीं सॉरी 5 लाख, for plant modernization at the end of 10 years from now, how much should the company deposit at the end of each year into a sinking fund earning interest of 5% per annum? ये 5 लाख क्या है आपके हिसाब से? ए जो फाइनली आपको चाहिए, एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स मतलब ये क्या है आपके लिए? टी, कि 10 साल का समय है आपके पास। हाउ मच शुड द कंपनी डिपॉजिट एट द एंड ऑफ ईच ईयर इनटू अ सिंकिंग फंड अर्निंग इतना, ये क्या हो जाएगा? स्मॉलर। बाकी सारा चीज हम डेवलप करेंगे, लिखो ए इज इक्वल्स टू 5 लाख, फिर T इज इक्वल्स टू 10, R इज इक्वल्स टू 5%। अच्छा, लैंग्वेज के हिसाब से आप पहले बताओ कि K क्या होना चाहिए आप। सिंस ये ईयरली फॉर्मेट का बात कर रहा है तो ऑब्वियसली K का आंसर कितना हो जाएगा? 1। K को आइडेंटिफाई करने के बाद में अब आप I लिखो, I क्या हो जाएगा? R बाई K इंटू 100, दैट इज इक्वल्स टू 5 बाई 1 इंटू 100, अल्टीमेटली 0.05। और I के बाद में आप लिखो कि N क्या होगा आपको, तो K इंटू टी। के आपका है वापस से 1, टी है आपका 10, सो अल्टीमेटली एन इक्वल्स हो जाएगा 10। चलेगा यहां तक? बढ़े आगे, ठीक है। लिखो फॉर्मूला लिखो, ए इज इक्वल्स टू आर इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर एन माइनस 1 बाई आई। ठीक है, आई का वैल्यू है 0.05, तो वैल्यूज रिप्लेस करने पे ये हो जाएगा 5 लाख इज इक्वल्स टू आर इंटू 1.05 टू द पावर 10
-1 डिवाइडेड बाय 0.05। फिर आपके हेल्प के लिए ये वाला वैल्यू दिया हुआ है आप, ठीक है। अगले पेज पे कर लेता हूं। 5 लाख इज इक्वल्स टू आर इन 1.05 का वैल्यू था 1.629 -1 डिवाइडेड बाय 0.05। यहां से सॉल्व करके 0.629 आएगा। सो 5 लाख इंटू 0.05 होल थिंग डिवाइडेड बाय 0.629 इज इक्वल्स टू आर। ये कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। बोलो तो बता दो एक बार। 743.63। ठीक है, ये आपका आंसर 45 ना 79745.63। ठीक है, ये आंसर है। चलेगा मेरे ख्याल में। अगला क्वेश्चन देखो, कर रहे हैं इसको, थोड़ा ध्यान से देखना। अ मशीन कॉस्टिंग 2 लाख has effective life of 7 years and its scrap value is 30,000. What amount should the company put into a sinking fund earning 5% per annum so that it can replace the machine after its useful life? Assume that a new machine will cost इतना, ये 3 लाख बोला हुआ आफ्टर 7 years। ठीक है, अब एक एक करके बात करते हैं। ये जो 2 लाख है ना, इसका कोई काम नहीं, ये तो आज के दिन का मशीन का प्राइस है। लेकिन आप जब खरीदने जाओगे तो मशीन कितने का पड़ेगा आपको? 3 लाख का। लेकिन आपको 3 लाख रुपया जमा नहीं करना, क्योंकि ये पुराना मशीन जब बेकार हो जाएगा तो इसको बेच के आप कितना अर्न कर सकते हो उसमें से? 30,000। तो आपको बेसिकली जमा कितना करना है? 3 लाख माइनस दिस, दैट इज 2,70,000। तो लिखो ए इज इक्वल्स टू 2,70,000। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कितना है? 5%। स्मॉल आर इक्वल्स टू 5%। फिर उसके अंदर टाइम है आपका 7 साल, तो टी इज इक्वल्स टू 7। और सिंस यहां पर भी ईयरली फॉर्मेट में ही काम चल रहा है, तो एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सॉरी, एन नहीं, के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1। अब यहां से आई इज इक्वल्स टू आर बाई के इंटू 100। सो आर 5 बाई 1 इंटू 100। सॉल्व करने पे 0.05। और एन इज इक्वल्स टू 1 इंटू 7, दैट इज इक्वल्स टू 7। और आपको अल्टीमेटली चाहिए, हाँ गलत हो गया क्या? हाँ, अच्छा 7% हो गई। ठीक, चलेगा, बाकी सब सही है तो ठीक। लिखो a इज इक्वल्स टू r इंटू 1 प्लस आई होल टू द पावर n माइनस 1 बाई आई। दिस एम्प्लाइज a के जगह पर 2,70,000 इज इक्वल्स टू r इंटू 1.05 टू द पावर 7 माइनस 1 बाई 0.05। वैल्यूज रिप्लेस करोगे तो 1.407। सो 2,70,000 इज इक्वल्स टू r इन 407 माइनस 1 अपॉन में 0.05। दिस एम्प्लाइज 2,70,000 इज इक्वल्स टू r इंटू 0.407 अपॉन में 0.05। दिस एम्प्लाइज r इज इक्वल्स टू 2,70,000 इंटू 0.05 डिवाइडेड बाय 0.407। कितना आ रहा? हाँ, 33,169.53 आना चाहिए। 33,169.5। ठीक है, हो गया सबका, लिख लो।
अच्छा अगला क्वेश्चन देखो, ये आज के लिए लास्ट रहेगा, ठीक है। Mr. X plans to save amount for higher studies of his son required after 10 years. He expects the cost of these studies to be rupees 10 lakh. How much should he save at the beginning of each year? अब ये beginning वाला point important है, prepaid हो जाएगा ये. Of each year to accumulate this amount at the end of 10 years if the interest rate is 12%. ठीक है, लिखो. A is equals to 12 लाख, sorry 10 लाख. फिर स्मॉल r इज इक्वल्स टू 12%, t इज इक्वल्स टू 10 साल, और k इज इक्वल्स टू ईयरली फॉर्मेट में ही तो 1. यहां से फिर i इज इक्वल्स टू 12/1 इंटू 100, दिस इज इक्वल्स टू 0.12. फिर इसके बाद में n इज इक्वल्स टू 1 इंटू 10, दिस इज इक्वल्स टू 10. फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a इज इक्वल्स टू r इंटू, इस बार एक 1 प्लस आई भी रहेगा यहाँ इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1 बाई आई. वैल्यूज डालने पे a का वैल्यू हो गया आपके लिए 10 लाख, इज इक्वल्स टू r इंटू 1.12 होल थिंग इंटू 1.12 होल टू द पावर 10 माइनस 1 अपॉन 0.12. ठीक है, अब यहाँ देखो एक बार एक चीज समझा देता हूँ. इसको सॉल्व करने के लिए ना समहाउ आपको ये वैल्यू चाहिए, बिना इसके काम नहीं हो सकता आप. अब क्वेश्चन में इसको देने का दो तरीका है, या तो मान लो कि पावर 11 दिया हुआ होगा और यह सपोज करो कि पावर 10 दिया हुआ है. अगर पावर 10 दिया हुआ तो वेल एंड गुड, यहीं पर बिठा दो, बाकी कैलकुलेट करो. और अगर मान लो कि 10 का वैल्यू नहीं दिया, 11 का दिया है, दैट मीन्स कि इस फैक्टर को अंदर लाया गया होगा, उसके चक्कर में ये इससे मल्टीप्लाई होकर पावर कितना कर देगा 11, और उसके अंदर फिर आप उस वैल्यू को यूज कर सकते हैं. तो लिखो दिस इम्प्लाइज इज इक्वल्स टू r इंटू, अंदर लेके उसको 1.12 टू द पावर 11 माइनस मेरे ख्याल में 1.12 अपॉन में 0.12. तो इसका वैल्यू आपको दिया हुआ 3.477 इज इक्वल्स टू r इंटू 3.477 माइनस 1.12 अपॉन 0.12. यहां से करो तो सॉल्व फटाफट. अच्छा एक बार कैलकुलेशन बता दो तो क्या है. r इंटू ये ऊपर वाला कितना है 2.7 बाई 0.12, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, r इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 इंटू 0.12 अपॉन में 2.357. और कितना आ रहा है सॉल्व करके 50,912.17. ठीक है, चलो आज के लिए इतना.